हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो यार, आज हम करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे मेरे को ये बार बार मोस्ट बोलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप पीडीएफ देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। ठीक है, आप देखोगे हर क्वेश्चन के आगे 2016, 15, 14, 10, दिल्ली, सीबीएसई, ऑल इंडिया लिखा हुआ है। तो ये एक एक क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो ये बताने की ज़रूरत तो मेरे को नहीं है कि कितने इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको करने ही करने हैं। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं यार, ये जो चैप्टर है मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जो मैंने नोट्स के साथ समझाया है पूरा चैप्टर, तो यार सबसे पहले वो जाकर देखो, क्योंकि अगर आपने वो नोट्स समझ रखे हैं तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा इस नोट्स के अंदर, एक भी ऐसा क्वेश्चन जो आप बोल दो कि सर ये हमें नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो वीडियो जाकर देख कर आओ। वैसे तो मैंने अलग अलग पार्ट्स में वीडियो बनाई है, 5 पार्ट्स में बनाई है। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद है तो पहले वो अलग अलग 5 पार्ट्स में वीडियो देखना, नहीं तो मैंने एक वीडियो के अंदर ही पूरा चैप्टर क्लियर करवा रखा है, उसकी भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 4 पेज के नोट, सिर्फ और सिर्फ 4 पेज के नोट के साथ समझाया है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक मिस करवा दिया, नहीं, एक टॉपिक कवर करवाया है, तो इसकी भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपका एग्जाम कल या परसों है तो वो जाकर पहले देख कर आना। ठीक है, तो आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, वैसे तो मैं बता दूं यार, ये रिकमेंडेशन वीडियो है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमारे कुछ चैप्टर रह रहे हैं, अभी 1-2 चैप्टर हमारे रह रहे हैं जिसकी वीडियो मेरे को अपलोड करनी है, बट बच्चों ने बोला कि सर साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे एग्जाम पास आ रहे हैं, वो भी करवाते जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैं आपको बता दूं ये मैं रिस्पांस के हिसाब से इसको कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, मतलब अगर इस वीडियो पे बच्चों का रिस्पांस अच्छा रहा, बच्चों ने कमेंट वगैरह करा कि सर कंटिन्यू रखो, तभी मैं ये वीडियो आगे लेकर चलूँगा। इस पर मैं क्वेश्चन वगैरह अपलोड करता रहूँगा, बाकी चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो अगर रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो पहले हम क्या करेंगे, अपना सिलेबस कवर करेंगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो रॉलेट एक्ट क्या था? इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने पास किया था, जिसमें क्या किया गया था, इस लॉ के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी ताकि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को सरप्रेस कर सके, और साथ ही में किसी भी पॉलिटिकल लीडर को 2 साल तक डिटेन करके रख सके, यानी जेल में डाल सके बिना किसी ट्रायल के, यानी 2 साल तक सिर्फ शक के बिना पर उसको जेल में रखा जा सके। ये था अपना रॉलेट एक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि खिलाफत मूवमेंट जो था वो क्यों स्टार्ट किया गया था। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उसमें ऑटोमन जो टर्की था वो हार गया था, वो एक इस्लामिक एम्पायर था। ठीक है, और ये अफवाह फैल गई थी कि जो ऑटोमन एम्पायर के जो स्पिरिचुअल लीडर है, जिनको खलीफा बोला जाता था, उनकी पावर को क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं की पावर को डिफेंड करने के लिए महात्मा गांधी, अली ब्रदर, जिसमें से मोहम्मद अली और शौकत अली ये 2 भाई थे, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन तीनों ने मिलकर क्या चलाया था, खिलाफत मूवमेंट चलाया था। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब मेरे को 1 मार्क्स की वीडियो अगर आपने देखी है, एमसीक्यू की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर की, अगर वो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वो देखकर आपको पता चलेगा कि खिलाफत कमेटी कब बनी थी, ठीक है, और कहाँ बनी थी, तो वो भी जाकर आप देख कर आना, नहीं तो अगर आपने चैप्टर समझा होगा तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द मेन रीजन टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, बट गांधी जी ने वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ क्यों कर लिया, बंद क्यों कर दिया, विड्रॉ क्यों कर लिया? क्योंकि चौरा चौरी एक जगह है गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर यूपी के अंदर पड़ता है, तो वहाँ पर फैब 1922 के अंदर क्या हुआ था, वायलेंट क्लैश हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था, खून खराब हो गया था बिटवीन सत्याग्रहीज एंड जो पुलिस ऑफिसर थे उनके बीच में। ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनके बीच में। तो इसी वजह से गांधी जी ने अपना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि गांधी जी थे अहिंसा के पुजारी, गांधी जी नहीं चाहते थे खून खराबा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैसे तो ये वाला जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, एमसीक्यू वाली वीडियो में, बट दोबारा करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो वंदे मातरम स्लोगन है ये किसने दिया था, और सबसे पहले किस बुक में लिखा गया था। तो जो वंदे मातरम जो स्लोगन है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था, और ये आनंद मत एक बुक है, नॉवल है, उसमें लिखा गया था पहले। ठीक है, और ये जो एक स्वदेशी आंदोलन चला था उसमें बहुत मशहूर हुआ था ये वंदे मातरम का स्लोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन, वेयर एंड वाई गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइम। इस पर आपको नहीं दिख रहा होगा कि सर ये 2014 में, 13 में, कब आया था। मैं आपको बता दूं, ये आपसे पूछा आता है कि गांधी जी ने फर्स्ट टाइम सत्याग्रह क्या किया, सेकंड टाइम क्या किया, थर्ड टाइम किया, अलग अलग बोर्ड के एग्जाम में आ रखा है, तो मैंने क्या किया, तीनों को मिला दिया। गांधी जी 1915 के अंदर इंडिया के अंदर आए थे। ठीक है,
कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद की नीति यानी अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ सत्याग्रह किया था। उन्होंने देखा कि सत्याग्रह बहुत अच्छा तरीका है अपनी बात मनवाने का, तो गांधी जी जब इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने सत्याग्रह किया। कहाँ कहाँ पर किया? 1916 में किया, 1917 में किया, 1918 में किया, तीनों साल में किया। 1916 में किया था, जो कि किया था चंपारण बिहार के अंदर, 1917 के अंदर खेड़ा गुजरात के अंदर, 1918 के अंदर अहमदाबाद के अंदर। मैप की भी अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैप ज़रूर देख कर जाना। इस चैप्टर के अंदर से ही हिस्ट्री के मैप आते हैं, और कोई मैप ही नहीं है, ठीक है, और किसी चैप्टर के अंदर मैप ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि 1916 के अंदर क्यों किया? क्योंकि है ना, जो चंपारण के अंदर जो फार्मर थे, जो किसान थे, जो पीजेंट थे, उनको फोर्स किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इंडिगो की खेती ही करो, जबकि फार्मर नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनसे उनका नुकसान होता था इंडिगो की खेती करने से। तो इसी के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया ताकि जो वहाँ के किसान हैं उनको इंडिगो की खेती ना करनी पड़े। दूसरा किया था गांधी जी ने 1917 में खेड़ा गुजरात के अंदर। क्यों किया था? क्योंकि फसल ख़राब हो गई थी और जो वहाँ पर पीजेंट थे ना, वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, यानी जो टैक्स देना पड़ता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वहाँ के फार्मर नहीं दे पा रहे थे। तो टैक्स में रिलैक्सेशन के लिए ही गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, ठीक है। नेक्स्ट था जो किया था अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद में गांधी जी ने किया था, अहमदाबाद गुजरात के अंदर सत्याग्रह किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पर जो मिल वर्कर थे, ठीक है, जो मिल में काम करते थे, उन वर्कर की सैलरी इंक्रीज़ करने के लिए किया था, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू द गांधी जी। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मतलब सत्याग्रह का मतलब क्या है? देखो, गांधी जी का कहना था कि अगर आपका जो कॉज है वो ट्रू है, यानी आप अगर सच्चाई के रास्ते पर हो और आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको फिजिकल फोर्स या फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, खून खराबा करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्यार से भी अपनी बात को मनवा सकते हो, ठीक है। तो सच्चाई के रास्ते पे चलो, ये कहना था गांधी जी का, ठीक है, यही मतलब था सत्याग्रह का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई डिड गांधी जी लॉन्च्ड आ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919, एक्सप्लेन एनी 3 रीज़न। 2010 में आया हुआ है, 14 में, 15 में, 17 में, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया था, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया था, वो क्यों चलाया था? 3 रीज़न बताओ। पहला रीज़न तो था कि इंपीरियल लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा रूल पास कर दिया था जो कि इंडियन मेंबर नहीं चाहते थे पास हो, तो पहला ये रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि जो रॉलेट एक्ट था वो बहुत ख़राब था, जो बहुत ही ज़्यादा पावर दे दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ताकि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को डाल सके जेल में 2 साल तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि वही है, तीनों के तीनों पॉइंट मैंने आपको बताई दिए। पहला था कि इंपीरियल लेजिस्लेचर ने बिना इंडियन मेंबर के परमिशन के कोई लॉ पास कर दिया। दूसरा, ज़्यादा पावर दे दी। तीसरा, 2 साल तक किसी भी लीडर को जेल में डाल सकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये 3 रीज़न थे जिसके कारण क्या किया, गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह चलाया था अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन द सिटीज़, एक्सप्लेन। 2012, 15 और 14 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था सिटी के अंदर, पहले तो वो बहुत तेज़ चला, सिटी के अंदर बहुत सारे लोगों ने गांधी जी का सपोर्ट किया, बट धीरे 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 वो मूवमेंट जो था वो स्लो डाउन हो गया। जितनी तेज़ी से ऊपर चढ़ा उतनी तेज़ी से ये जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शहरों के अंदर स्लो डाउन हो गया। इसके क्या रीज़न थे? गांधी जी ने बोला था कि क्या करो, आप ब्रिटिश के कपड़ों को, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, ठीक है, फॉरेन के इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट करो, जो भी फॉरेन के स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पर जाना छोड़ दो। अब दिक्कत की बात ये थी कि गांधी जी ने कह तो दिया कि फ़ॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, तो लोग पहनेंगे क्या? क्योंकि ज़्यादातर उस टाइम क्या थे, फॉरेन गुड्स थे। तो अगर फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर देंगे तो लोग पहनेंगे क्या, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला खादी पहनो, खादी इंडिया के टेक्सटाइल से बनी हुई जो होती थी वो खादी पहनो। अब दिक्कत ये थी, खादी आती थी महंगी, पुअर पीपल ख़रीद नहीं पाते थे, इसलिए लोगों ने दोबारा से ब्रिटिश के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मूवमेंट थोड़ा स्लो हो गया। दूसरा रीज़न था कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो ब्रिटिश के स्कूल कॉलेज में जा रहे थे, ठीक है, बट गांधी जी ने बोला मत जाओ, तो वो नहीं गए। बट अब कितने समय तक वो नहीं जाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। तो इसी वजह से दोबारा से उन्होंने स्कूल कॉलेज ज्वाइन कर दिया और मूवमेंट थोड़ा स्लो डाउन हो गया, ठीक है। तो यही 3 रीज़न थे, और टीचर वगैरह ने भी दोबारा ज्वाइन कर लिया। तो यही रीज़न थे जिसकी वजह से जो मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया सिटीज़ के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड गांधी जी री लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक्सप्लेन एनी 3 रीज़न। इसका मतलब ये है कि गांधी जी ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, याद है आपको, वो है ना, गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर लिया था, बट दोबारा री लॉन्च किया,
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के बाद दोबारा से गांधी जी ने क्या किया, रीलॉन्च किया। क्या रीज़न था इसका? पहली बात तो है, जब गांधी जी ने पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया था ना, तो गांधी जी को बोला था कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाओ। कहाँ पर? लंदन में। गांधी जी जब वहाँ पर गए तो डिसअपॉइंट होकर लौटे, इसी वजह से गांधी जी ने दोबारा से रीलॉन्च कर दिया मूवमेंट। और जब वो इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने देखा यार बहुत बुरी हालत है, जो ब्रिटिश है वो तो बहुत बुरा कर रही है, और साथ ही में जो कांग्रेस के लीडर है उन सबको जेल में डाल दिया। तो यही 3 रीज़न थे जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से चलाया। क्या रीज़न थे? सेकेंड राउंड टेबल जो थे वहाँ से डिसअपॉइंट होकर निकलना पड़ा, ठीक है। ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा रिप्रेशन करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर को, कांग्रेस के लीडर को जेल में डाल दिया था। इसी की वजह से गांधी जी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से रीलॉन्च किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ डिड द सॉल्ट मार्च बिकम द बेस टू बिगिन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। आपको पता ही होगा, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने 1930 के अंदर क्या किया था, सॉल्ट मार्च निकाला था, और सॉल्ट मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ना गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले ना लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा था, ठीक है, लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ था जिसमें गांधी जी ने बोला था ये 11 डिमांड पूरी कर दो, अगर नहीं करी तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बट जो लॉर्ड इरविन था उसने नहीं मानी, इसी वजह से गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। अब सॉल्ट मार्च ही क्यों करा? सॉल्ट को ही लेकर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी जो गरीब अमीर दोनों यूज़ करता था। इसी वजह से गांधी जी ने सोचा कि ये जो सॉल्ट है ये अमीर और गरीब दोनों को साथ में ला सकता है, और दोनों की दोनों इस चीज़ को लेकर क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक मेन मोटिव या मेन एम बनाकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ये नोट्स के अंदर दे रखा है, वैसे मैंने इसका आंसर दिखाऊंगा मैं अभी आपको। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट किया था, जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी यानी जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, उन्होंने क्या रोल निभाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है। अब मैं ले जाता हूँ इसके आंसर पे। तो ये जो लिखा हुआ है यही इसका आंसर है। देखो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, बट मैंने जब समझाया था तो बहुत अच्छे से समझाया था, जूम करके समझाया था, बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी ना, उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है। क्यों नहीं करा मैं आपको बताऊँगा। कुछ ही जगह थी जहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन वगैरह किया इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने, जैसे कि नागपुर में किया था बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन, ठीक है। और ऐसा क्यों था कि उन्होंने बहुत कम जगह पर आंदोलन किया? क्योंकि जो हमारी कांग्रेस थी ना, उनका बिजनेस क्लास थे यानी इंडस्ट्री के मालिक से बहुत अच्छा रिलेशन था, ठीक है। कांग्रेस उनकी बात मानना ही नहीं चाहती थी। इसी की वजह से इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने सोचा कि इस आंदोलन करने से हमको तो कुछ फ़ायदा होने ही नहीं वाला। इसकी वजह से बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट करा। ऑल्दो उन्होंने करा, जैसे कि उन्होंने गांधी के कुछ आइडिया को फॉलो करा। जैसे गांधी जी ने बोला था कि फ़ॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दो, तो उन्होंने कर दिया, ठीक है। और पिकेटिंग करो तो उन्होंने करी। तो कुछ कुछ चीज़ों को लेकर उन्होंने क्या किया, मूवमेंट वगैरह चलाया। तो यही सारी की सारी चीज़ें थी जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने करी, ठीक है जी। आई होप ये आपको आंसर क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा कि डिस्क्राइब द एक्शन टेकन बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट द नेशनलिस्ट हु अपोज द रॉलेट एक्ट। 2012 में आया हुआ ऑल इंडिया का क्वेश्चन है, 2012 में ऑल इंडिया में आया था ये क्वेश्चन ये है कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, यानी जो ब्रिटिशर है, उन्होंने जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह निकाला था गांधी जी ने, उसको कैसे रिप्रेस करा। तो आपको पता ही है कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है कि एक बहुत ख़राब एक्ट था जो पास किया इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने, बहुत ज़्यादा पावर दे दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, एक 6 अप्रैल 1919 को एक मूवमेंट निकाला था, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह निकाला था इसके खिलाफ, ठीक है। और इसका सपोर्ट भी किया, बहुत सारे लोगों ने वर्कशॉप वगैरह क्लोज़ कर दी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, ये सारी की सारी चीज़ें करी। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, गांधी जी का सपोर्ट किया, ठीक है। और इस चीज़ को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि यार ये बंद हो जाना चाहिए, ये जो मूवमेंट वगैरह है ये बंद हो जाना चाहिए। इसी की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया था, मार्शल लॉ लगा दिया था। यानी जनरल डायर को बहुत पावर दे दी गई थी और बोला गया था कि आप कुछ भी करो, इस मूवमेंट को रुकवाओ, ठीक है। अब हुआ क्या था कि उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। पता ही आपको जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या था। 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठा हुए थे। बैसाखी का दिन था, बहुत सारे लोग गाँव से आकर जलियांवाला बाग में अमृतसर में इकट्ठा हुए थे, ठीक है। जो
लोग थे उनको नहीं पता था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है। जनरल डायर ने सारे के सारे गेट क्लोज़ करवा दिए और उन पे अंधाधुंध गोलियाँ चलवा दी, ठीक है। और जब लोगों ने इसको अपोज़ किया तो उन्होंने नाक रगड़वाई, क्रॉल करवाया लोगों से, ठीक है, सलाम करवाया, जो कि एक बहुत बुरी हरकत करी उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने इस मूवमेंट को सरप्रेस किया, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दलित पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि दलित लोगों ने बहुत कम पार्टिसिपेट करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्यों, इसका क्या रीज़न है। मैंने आपको बताया था, नोट्स के अंदर इसका आंसर दे रखा है। तो चलो जी मैं इसका रीज़न बता देता हूँ आपको कि बहुत सारे जो दलित थे उन्होंने बहुत कम पार्टिसिपेट करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्योंकि जो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी थी वही चला रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और उस टाइम क्या था, कांग्रेस पार्टी में सारे के सारे सनातनीज थे, हाई क्लास हिंदू थे, और वो बहुत भेदभाव करते थे किनके साथ, हमारे दलितों के साथ। इसी वजह से क्या था कि दलितों ने पार्टिसिपेट नहीं करा इन CDM, ठीक है जी। ओके, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाउ वुमेन ग्रुप पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख ही सकते हो कि 2014 में, 14 के ऑल इंडिया में, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब ये है क्या, आंसर क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, वुमेन ने कैसे पार्टिसिपेट करा, मैं आपको बता दूँ। वुमेन ने बहुत बड़े स्केल पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था। उन्होंने मार्चेस में और प्रोटेस्ट में पार्ट लिया, ठीक है। उन्होंने सॉल्ट भी बनाया था, इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने पिकेटिंग भी की, उन्होंने फॉरेन लिकर शॉप्स को बंद भी करवाया और वो जेल भी गई, ठीक है। और उन्होंने बोला कि ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारी सेक्रेट ड्यूटी है, यानी ये हमें करना ही है, ये हमारी एक पवित्र ड्यूटी है, धार्मिक ड्यूटी है, पवित्र ड्यूटी है जो हमें करनी है, हमें अपना दायित्व पूरा करना ही पड़ेगा। तो वुमेन ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये नोट्स वगैरह आपको पता ही है कैसे डाउनलोड करने हैं, तो डाउनलोड कर लेना, GP लिंक में दे रखा होगा, जो वीडियो के जो पार्ट दे रखे हैं ना डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसमें आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर GP लिंक दे रखा है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट विच लीड द लॉन्चिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कौन कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया। पहली बात तो रॉलेट एक्ट, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने रॉलेट एक्ट निकाल दिया, जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया, एक रॉलेट एक्ट सत्याग्रह निकाला या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट निकाला उसके बाद, ठीक है। दूसरा रीज़न था जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हो गया, लोगों के बीच में गुस्सा था, इसलिए जो लोग थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश चली जाए, इसलिए लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना शुरू किया, ठीक है। नेक्स्ट था कि जो हाश चिट्ठी लगाई गई थी, पता है ना आपको, खिलाफत जो कमेटी थी, है ना, कि खलीफा पे हाश चिट्ठी लगा दी जाएगी, इम्पोज कर दी जाएगी, इसीलिए खलीफा की पावर को डिफेंड करने के लिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इसी वजह से नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही बात है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्क्राइब द इंसिडेंट इम्पैक्ट ऑफ द जलियांवाला बाग, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जलियांवाला बाग क्या था, आपको पता ही है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जब रॉलेट एक्ट निकाला गया था, बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ क्या थी, आवाज़ उठाई थी, ठीक है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने मार्शल लॉ लगा दिया था, यानी जो जनरल डायर था उसको बहुत सारे पावर दे दी गई थी, ठीक है, कि कैसे भी करे और कैसे भी कुछ भी करो, आप इस मूवमेंट को रुकवाओ। तो उसके बाद क्या था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बहुत सारा क्राउड जो था वो गाँव से निकल कर जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर था, वहाँ पर इकट्ठा हुआ था, ठीक है। पर जो जनरल डायर था उसने क्या किया, जहाँ पर लोग शांति से बैठे हुए थे, जिनको नहीं पता था यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है, उनको जब वो जलियांवाला बाग में आ गए तो सारे के सारे गेट को क्लोज़ करवा दिया जनरल डायर ने, और ओपन फायर करवा दिया और बहुत सारे लोगों को मरवाया, ठीक है। और इसके खिलाफ़ जब लोगों ने आवाज़ उठाई तो उन लोगों के साथ भी बहुत बुरा किया, उनको मारा गया, ठीक है, उन पे बॉम्ब वगैरह गिरे गए, साथ में उनको बुला के बहुत सारे लीडर को अब सलाम वगैरह करो, सल्यूट वगैरह मारो, ये सारी की सारी चीज़ें बोली गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम पोज बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी इंडिया के अंदर, ठीक है। वैसे तो नोट्स के अंदर भी इसका आंसर लिखा हुआ है, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। अब ये था सारा का सारा इम्पैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश पार्ट था, उसमें फ़ंड की थोड़ी कमी हो गई थी, इसी वजह से उसने क्या किया था, टैक्स इंक्रीज़ कर दिए थे, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी थी, और साथ ही में एक इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। प्राइजेस जो थे वो दुगने हो गए थे, ज़बरदस्ती भर्ती करना स्टार्ट कर दिया था आर्मी में, और साथ में क्रॉप फेलियर भी हो गया था। तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट थे जो कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हुए थे,
ठीक है। ओके जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हाउ हैड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन कंट्री साइड, यानी गाँव के अंदर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कैसे स्प्रेड हुआ। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा आंसर कि गांव के अंदर कैसे हुआ। गांव के अंदर आपको पता है एक बेकार सिस्टम हुआ करता था, लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने औद किसान सभा बनाई। ठीक है, बट लोगों ने क्या किया था, जो आइडिया था गांधी जी का, जो आइडिया था, जो सत्याग्रह का आइडिया था और नॉन वायलेंस का आइडिया था, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है, बहुत लोगों ने अफवाह उड़ाना स्टार्ट कर दिया कि गांधी जी ने बोला है कि फ्री ज़मीन दी जाएगी, ऐसी बहुत सारी अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दिया। इसी की वजह से वहाँ पर बहुत सारे दंगे हुए और बहुत सारे जो लोग थे, नॉर्मल लोग थे, जो किसान थे, उन्होंने क्या किया, पीजेंट वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ताल्लुकदार वगैरह के घर पर क्या किया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीज़न थे। तो ये पर्टिकुलर आंसर दे रखा है। ठीक है, आपने वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आंसर है कि औद किसान सभा बनाई थी। ठीक है, जो बेकार सिस्टम चलता था, यानी फ्री में काम करवाते थे जो बड़े बड़े ताल्लुकदार वगैरह थे। ठीक है, तो जो नॉर्मल लोग थे, पीजेंट थे, वो यही चाहते थे कि जो ये लगाया गया है बेकार सिस्टम ये हट जाए। ठीक है, और फिर उन्होंने गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट कर लिया और हमला वगैरह कर दिया ताल्लुकदारों पे। ठीक है, तो ऐसे चला था मूवमेंट कंट्री साइड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द सिटीज़, यही बताना और इसका इम्पैक्ट क्या था। मैं आपको बता चुका हूँ कि तो ये रहा जी आपका आंसर, टाउन और सिटी में क्या इम्पैक्ट था। बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, जो ब्रिटिश जो रन करती थी स्कूल उस पर जाना छोड़ दिया, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, लीगल प्रैक्टिस जो थी लॉयर ने वो करना छोड़ दिया, इलेक्शन को बॉयकॉट किया जाने लगा। ठीक है, लिकर शॉप की बॉयकॉटिंग की जाने लगी और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाने लगा और जो लिकर शॉप थी उसकी पिकेटिंग का मतलब होता है उसके आने जाने का रास्ता रोक दिया गया। बहुत सारे कपड़ों को बॉयकॉट किया गया, बॉनफायर में जलाया गया। ठीक है, जो ट्रेडर्स वगैरह थे उन्होंने भी क्या किया, ब्रिटिश की जो चीज़ें थी उनको ख़रीदने से मना कर दिया। तो ये सारे के सारे था और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या निकला कि जो इंपोर्ट करवाते थे हम कपड़े, जो 102 करोड़ के इंपोर्ट करवाते थे वो अब सिर्फ 57 करोड़ रह गया था 1921 टू 1922 में। ये इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट था। ठीक है, सो आई होप ये वाला आंसर आपको क्लियर हो गया हो। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सम ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर लूक वॉर्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था वो क्यों स्लो डाउन हो गया, मतलब क्या प्रॉब्लम आ गई, किस प्रॉब्लम की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं, पहला रीज़न तो कांग्रेस थी। कांग्रेस क्यों थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जो कांग्रेस है वो बॉयकॉट नहीं करना चाहती थी इलेक्शन को, वो चाहती थी कि हम पार्टी चुने जाए और काउंसिल में बैठे और वहाँ पर जाके अपोज करें। ये एक रीज़न था। दूसरा रीज़न था कि मुस्लिमों ने साथ नहीं दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जा रहा है वो सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं को ही उन्हीं के प्रचार के लिए किया जा रहा है और सारी की सारी चीज़ें हिंदू रिचुअल से हो रही है। तो ये बात उनको पसंद नहीं आई, इसी वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। तीसरा रीज़न था नो पार्टिसिपेशन ऑफ दलित। दलित ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उस टाइम जो मूवमेंट था, ये मेन मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो जो था वो कांग्रेस पार्टी ही चला रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, दलित लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि दलित जो थे वो परेशान थे कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत भेदभाव करती थी दलित के साथ उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉल्ट मार्च ऑफ द गांधी जी सिंबल एज द यूनाइट द नेशन। वही है कि हमको जो सॉल्ट मार्च निकाला गया था, जो सॉल्ट था, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, नमक की इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको, ये रहा जी। तो गांधी जी ने जो सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था वो नमक को लेकर क्यों किया था, क्योंकि जो नमक है वो एक पावरफुल सिंबल है। ठीक है, वो रिच और पुअर दोनों यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो ब्रिटिश ने लॉ निकाला था कि नमक जो है अब सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट बना सकती है, बहुत ही ख़राब रूल था। और अब सारी की सारी कम्युनिटी, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वो दोनों कम्युनिटी मिलकर इस लॉ के अगेंस्ट बोलती है। इसलिए इस लॉ के अगेंस्ट बोलना गांधी जी को सही लगा और गांधी जी को लगा कि ये चीज़ हर बंदे को यूनाइट कर सकती है, अमीर गरीब दोनों को साथ में ला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवल्यूट द रोल ऑफ द बिजनेस क्लास इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, और इसी को और करके बता रखा है कि आपको ये भी आ सकता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसे पार्टिसिपेट करा
ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है। और बिजनेस क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट करा, तो यही सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे सेम ही क्वेश्चन है। इनका आंसर दे रखा है नोट्स के अंदर, कहाँ दे रखा है मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा जी आंसर। मैं आपको बता दूँ कि जो बिजनेस क्लास थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करा, वो ज़्यादातर पैसे वगैरह फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे CDM मूवमेंट को, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई भी मूवमेंट चलाते हो कुछ पैसे वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो इस मूवमेंट को चलाने में सबसे बड़ा जो रोल था, सबसे ज़्यादा जो पैसे थे फाइनेंशियल सपोर्ट, वो जो था वो बिजनेस क्लास और इंडस्ट्रियलिस्ट ने ही दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम फॉरेन से कोई भी चीज़ नहीं मंगवाएंगे, ब्रिटिश से कोई भी चीज़ नहीं मंगवाएंगे, और साथ ही में उन्होंने बॉयकॉट कर दिया पूरी तरीके से फॉरेन ट्रेड को और फॉरेन गुड्स को। और वो यही चाहते थे कि फ़ॉरेन से कोई चीज़ भी ना आए, क्योंकि अगर फ़ॉरेन से कोई चीज़ आएगी तो जो इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उनकी बनी हुई चीज़ों कौन खरीदेगा, ठीक है। पर जब दोबारा रीलॉन्च हुआ था ये मूवमेंट, जो हमारा ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, तो लोगों का थोड़ा सा जोश कम हो गया था, ठीक है जी। ओके, सो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि बिजनेस क्लास का क्या रोल था। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि व्हाई डिड द रिच पीजेंट टेक पार्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। रिच पीजेंट ने क्यों पार्टिसिपेट करा? रिच पीजेंट ने इसलिए पार्टिसिपेट करा, मैं आपको बता दूं रिच पीजेंट थे कौन से। चलो मैं नोट्स में लेकर जाता हूँ आपको। तो रिच पीजेंट ने क्यों पार्टिसिपेट करा, क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं जो रिच पीजेंट थे ज़्यादातर उनको कहा जाता था यूपी के जो जाट थे और जो गुजरात के पटीदार्स। रिच पीजेंट को गुजरात के अंदर पटीदार्स बोला जाता था, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो वो क्या थे, उनकी फसल बहुत ख़राब हो गई थी, ठीक है, ट्रेड डिप्रेशन आ गया था, इसकी वजह से वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे जो टैक्स उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था। तो इसी के खिलाफ उन्होंने कहा कि हम आवाज़ उठाते हैं। ये भी फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे CDM को, और साथ ही ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको टैक्स ना देना पड़े, इसी वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट करा था इन CDM हाई रेवेन्यू की वजह से, क्योंकि ब्रिटिश उनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मांगती थी, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ऐसे पार्टिसिपेट करा उन्होंने, फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी और साथ ही में ये बोलती थी कि हम कोई भी चीज़ वगैरह जो है वो नहीं लेंगे ब्रिटिश वगैरह से, ठीक है, ट्रेड वगैरह नहीं करेंगी, ऐसे सपोर्ट करा उन्होंने फाइनेंशियली भी और ऐसे भी, ठीक है। ओके, याद रखना गुजरात के पटीदार्स, याद रखना ये चीज़ आती है एक एग्ज़ाम में, देखी थी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द 3 कॉज दैट लेड द ट्राइबल टू रिवोल्ट इन द गोदाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अलौरी सीताराम राजू याद है ना, उन्होंने ही क्या किया था, गोदाम हिल्स के अंदर जो मूवमेंट चला था उसको लीड किया था, ठीक है। वो मूवमेंट क्यों चलाया गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश थी उन्होंने बोल दिया था कि आप जंगल वगैरह में नहीं जा सकते, वहाँ पर अपने जानवरों वगैरह को नहीं चला सकते। इसी वजह से वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने बोला कि हम कहाँ चलाएंगे फिर, तो उन्होंने रिवोल्ट करा। दूसरा रीज़न था कि उनका ट्रेडिशन वगैरह जो था वो भी छिन रहा था, चेंज हो रहा था ट्रेडिशन, कि उनका कल्चर था जंगल में रहना, तो उस पर ब्रिटिश अंकुश लगा रही थी, इसी वजह से उन्होंने किया। तीसरा था कि वो फोर्सली वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे उनको बोलती थी कि आप फ्री में हमारे लिए काम करो। इसको लेकर भी आंध्र प्रदेश के अंदर गोदाम हिल्स के अंदर क्या चलाया गया, एक मिलिटेंट मूवमेंट या गोरिल्ला मूवमेंट भी चलाया गया, जिसके लीडर जो थे वो थे अलौरी सीताराम राजू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द सत्याग्रह विंस द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस, एक्सप्लेन। वही बताना है आपको कि सत्याग्रह ने क्या किया, लड़ाई लड़ी और जीती नॉन वायलेंस से। कौन कौन सी लड़ाई जीती, वही 3 जो आंदोलन हुए थे ना 1916 में, 17 में, 18 में, ठीक है, चंपारण के अंदर, खेड़ा के अंदर और अहमदाबाद के अंदर, वही तीनों के तीनों आंदोलन आपको एक्सप्लेन करने हैं। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ डिड द BR अम्बेडकर ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द डिप्रेस क्लासेस। डिप्रेस क्लासेस का मतलब होता है दलित वगैरह को ही रखा गया था डिप्रेस क्लासेस में, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो BR अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, वो खुद दलित पार्टी से, दलित सोसाइटी से बिलोंग करते थे। बहुत मेहनत करके वो इतनी ऊंची पोस्ट पे आए थे, ठीक है, पढ़ लिख कर एक अच्छी पोस्ट हासिल करी थी उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने देखा था कि बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है दलितों के साथ, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि एक अलग से एक डिप्रेस्ड क्लास की एसोसिएशन बनाई जाएगी जिसमें सबके सब दलितों को रखा जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला कि दलितों के लिए अब सेपरेट इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का मतलब कि अगर किसी एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है दलित की ज़्यादा है, तो उसमें इलेक्शन में वोट देने का हक भी जो होगा दलित का होगा, खड़े होने का जो हक है वो भी दलित का होगा। बट बाद में गांधी जी ने बोला कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक एक एरिया के अंदर आप ये रिज़र्व कर दो कि हाँ उसके अंदर दलित ही खड़ा होगा, बट वोट देने का राइट तो सबको दो। तो इसी वजह से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बट बाद में अंबेडकर जी ने गांधी जी की बात मान ली और उसके बाद एक पूना पैक्ट साइन हुआ। कब साइन हुआ, 1932 में साइन हुआ था सितंबर में, जिसमें ये बोला गया था कि अब से जो SC ST है ना, उनको हमारे लेजिस्लेचर में क्या दी जाएगी, एक रिज़र्व सीट दी जाएगी, ठीक है। आपको पता है ना लोकसभा और राज्यसभा में रिज़र्व करी गई है सीटें,
ठीक है, एससी के लिए, एससी और एसटी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच वर द 2 टाइप ऑफ डिमांड मेंशन इन द गांधी जीज लेटर। मतलब गांधी जी ने, याद है ना, सॉल्ट मार्च निकालने से पहले एक लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को और बोला था कि ये सारी की सारी डिमांड पूरी कर दो, नहीं तो हम सॉल्ट मार्च निकाल देंगे। तो उसमें से कौन कौन सी डिमांड थी? देखो, 2 तरह की डिमांड थी। एक तो जनरल डिमांड थी, ठीक है, जो सबके लिए थी, सबके इंटरेस्ट के लिए थी, और जो दूसरी डिमांड थी वो अलग अलग क्लासेस के लिए थी। जनरल डिमांड जैसे सॉल्ट जो अमीर गरीब दोनों यूज़ करता है, तो इसको हटाने की जो डिमांड थी, अबॉलिश करने की जो डिमांड थी सॉल्ट लॉ को, वो जो डिमांड थी वो एक जनरल डिमांड थी, वो जनरल इंटरेस्ट के लिए थी। और कुछ डिमांड थी जो स्पेसिफिक थी, जैसे जो हमारे अमीर किसान है उनका जो लैंड रेवेन्यू वो कम कर दो, ये सिर्फ अमीर किसानों के लिए थी, ठीक है। और जो ट्राइबल लोग हैं उनसे बेगार मत करवाओ, ऐसी ऐसी कुछ और डिमांड भी थी, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द सॉल्ट मार्च, यानी सॉल्ट मार्च के कुछ मेन फीचर बताने हैं। आपको पता ही है कि 30 तारीख को लेटर लिखा था गांधी जी ने, 11 डिमांड बोला था कि पूरी कर दो, बट नहीं करी पूरी। इसी की वजह से गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। गांधी जी ने क्या किया, अपने साबरमती, यानी गुजरात में साबरमती में गांधी जी का आश्रम है, वहाँ से लेकर दांडी तक, जो कि कोस्टल एरिया है गुजरात का, वहाँ तक एक पैदल यात्रा निकाली। 240 मील का रास्ता था, अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ निकाली। 24 दिन तक चले, यानी एक दिन के अंदर गांधी जी ने 10 मील का रास्ता क्रॉस किया, ठीक है। और जहाँ भी रुकते गांधी जी बताते कि हाँ हमको जो है ब्रिटिश को कैसे टैकल करना है, और बताया कि नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना है। ये सारे के सारे फीचर थे सॉल्ट मार्च के, ठीक है जी। वीडियो जब बनाई थी बहुत ही अच्छे से समझाया था मैंने, ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो देख कर आना, तो आपको बिल्कुल आंसर समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्लांटेशन वर्कर हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधीज आइडिया एंड द नोशन ऑफ स्वराज सपोर्ट द स्टेटमेंट। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि जो प्लांटेशन आपको पता है ना, असम वगैरह के अंदर पहले प्लांटेशन थे, बागान थे, ठीक है। और एक एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। उस एक्ट के तहत ये कहा गया था कि जो भी बंदा इस प्लांटेशन में आके काम करेगा ना, उसको जब परमिशन दी जाएगी तभी वो इस 4 दीवारी से, यानी इस प्लांटेशन से बाहर निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता। और ऐसी जो परमिशन थी वो बहुत कम दी जाती थी। तो अब जब ये बात लोगों को पता चली, प्लांटेशन के अंदर जब पता चला लोगों को कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट निकाला है, तो लोगों ने अपने हिसाब से मिस इंटरप्रेट कर दिया। उन्होंने बोल दिया, जो वहाँ पर जो ऑफिसर वगैरह थे, ऑफिशियल्स थे, उनको बोल दिया कि जी हम तो अपने गांव निकल लिए, हम तो अपने गांव जा रहे हैं, क्योंकि जो गांधी जी है वो हमको अपने अपने रास्ते पे, अपने अपने घर पे क्या देंगे, लैंड देंगे, जो कि एक गलत इन्फॉर्मेशन थी, ये सही बात नहीं थी। गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। और वो निकल तो गए, बट जब वो वहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर, रेलवे स्टेशन, तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको देख लिया, फिर उनको बहुत मार पड़ी और दोबारा से उनको प्लांटेशन में जाना पड़ा। तो मिस इंटरप्रेट कर लिया था प्लांटेशन के वर्कर ने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द 3 प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीजेंट ऑफ द अवध, यानी अवध के जो लोग थे उनकी क्या क्या प्रॉब्लम थी वो बताओ। पहली बात तो उनको बेगार करना पड़ता था, दूसरी बात उनको हाई रेंट पे करना पड़ता था, और तीसरी बात उनको क्या था, बहुत भेदभाव किया जाता था ताल्लुकदार वगैरह से, मतलब बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम थी जो फेस कर रहे थे अवध के पीजेंट, ठीक है। ये पीजेंट है 2011 में, 2015 में, ऑल इंडिया में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही, सितंबर 1932 में लगाया गया था, क्योंकि जो BR अम्बेडकर जी थे उन्होंने बोला था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स होना चाहिए, गांधी जी ने बोला था कि नहीं, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो सीट है उस पर सिर्फ और सिर्फ दलित ही खड़ा हो सके और वोट भी दलित दे, ये थोड़ा गलत है। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, अनशन निकाला। बाद में फिर BR अम्बेडकर जी ने उनकी बात मान ली और उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम पूना पैक्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या किया गया, लोकसभा और राज्यसभा में क्या की गई, सीट रिजर्व कर दी गई SC ST के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर इन इट्स प्रोग्राम स्ट्रगल। मतलब जब CDM मूवमेंट चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे ना, वो तो CDM में थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट कांग्रेस उनको हमेशा नकार देता था, उनकी डिमांड को हमेशा नकार देता था। क्यों? मैं आपको बता दूं, जो हमारे वर्कर थे ना, उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा था, थोड़ा थोड़ा नागपुर में बॉयकॉटिंग वगैरह की थी, बट उनकी डिमांड को हमेशा कांग्रेस नकार देता था। क्यों नकार देता था? क्योंकि कांग्रेस को पता था कि अगर ये इंडस्ट्रियल वर्कर की बात हम सुनेंगे
तो जो इंडस्ट्री के मालिक हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अब देखो सिंपल सीधी बात है, अब इंडस्ट्री के वर्कर क्या चाहेंगे कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, ठीक है, बट जो इंडस्ट्री का मालिक है वो चाहेगा कि सैलरी ना बढ़ाई जाए। अगर कांग्रेस जो है इंडस्ट्रियल वर्कर का सपोर्ट करती तो जो इंडस्ट्री के मालिक थे, जो सीडीएम मूवमेंट को पैसे वगैरह प्रोवाइड कर देते, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे, वो बंद कर देते। तो इसलिए कांग्रेस ने सोचा यार छोड़ो, अभी पैसे की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन इंडस्ट्रियल वर्कर का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। 2016 में बोर्ड के एग्जाम में दिल्ली के अंदर आए हुए ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस था। जब मैंने शॉर्ट नोट्स के साथ जब वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको समझाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रे जी डिफरेंस, ठीक है, हाउ सीडीएम इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनसीएम। पहला था कि सीडीएम के अंदर ये बोला था कि कॉलोनियल लॉ को तोड़ो, बट नॉन कॉपरेशन के अंदर ये नहीं बोला था कि कॉलोनियल लॉ को तोड़ो, ये बोला गया था कि फॉलो मत करो, तोड़ना नहीं है। नॉन कॉपरेशन में ये बोला था कि फॉलो मत करो, बट कोई भी जो लॉ है ब्रिटिश का वो तोड़ना नहीं है, बट सीडीएम में बोला गया था लॉ को तोड़ना है, ठीक है। सीडीएम में क्या हुआ था, जो कॉलोनियल लॉ यानी सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया था, फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा गया था, बहुत सारी लॉ को तोड़ा गया था, बट एनसीएम में क्या था, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था। ये दूसरा हो गया। तीसरा था कि जो सीडीएम किया गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया गया था, वो पूर्ण स्वराज के लिए किया गया था, पूरी तरीके से आज़ादी, पूर्ण स्वराज, खुद का राज, इसके लिए किया गया था। दूसरी तरफ जो एनसीएम किया गया था वो हिंदू और मुस्लिम को साथ मिलाने के लिए किया गया था, ठीक है जी। तो यहाँ पर होते हैं आपके सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। ये सारे के सारे जो थे वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन की भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाए, इसलिए मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अलग कर दिया। वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 10-15 क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और वीडियो अगर आप चाहते हो बाकी चैप्टर की भी तो वीडियो को शेयर भी करना और कमेंट भी करना, ठीक है। इससे सपोर्ट मिलता है यार, ठीक है, इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ यार करते रहना है, मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में मेरे यार न्यू चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी सब्सक्राइब करना। अभी तक उस पर कुछ डाला नहीं है, बट जल्दी उस पर भी कुछ अपलोड करूँगा, ठीक है जी। सो इंस्टाग्राम वगैरह पे आप मेरे को फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहाँ पर मैं एमसीक्यू वगैरह पूछता रहता हूँ और जो नोट्स वगैरह वो अपलोड करता रहता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है यार। सो दूसरे चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल याद से दबा लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलते हैं कि सर आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई। दोस्त तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल भी दबाया करो, ठीक है, दोनों चैनल की दबाना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।